बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, पाक चीन की जब भी बात की जाती है तो हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं, और ये सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि प्रैक्टिकली जो है पाक चाइना ताल्लुकात और दोस्ती हिमालय से ऊंची और मजबूत दिखाई देती है। और यकीनन ये मैसेज आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीन में चीनी सदर से मुलाकात करते हुए भी दिया कि दुनिया की कोई ताकत पाक चीन ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकती। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर हमारे इस वक्त चीन में मौजूद हैं, चीनी सदर ने थर्ड बेल्ट एंड फोरम जो इजलास है उसमें प्राइम मिनिस्टर को दावत दी थी, वो वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर आज उनकी 1-on-1 चीनी सदर से मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में यकीनन प्राइम मिनिस्टर का बड़ा क्लियर मैसेज, जैसा कि मैंने बताया, कि दिया गया है। उन्होंने कहा है कि चीन की जो बड़ी सनतें हैं, जो चीन की मिसाल है, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल रखती है। और चीन पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबे में ताउन का फ़रोग चाहता है। CPEC पाकिस्तान और चीन के मजबूत ताल्लुकात का आकाश है। पूरी दुनिया को चैलेंजेस का सामना है, बेल्ट एंड रोड फोरम चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। और साथ साथ शी जिनपिंग की क़यादत में पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मौक़े मौजूद हैं और चीन पाकिस्तान के साथ जैसे कि मुख्तलिफ शोबों में इस वक्त अपने ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है, इस वक्त सरमायाकारी को फ़रोग दे रहा है। साथ साथ बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं और उन्होंने जो सबसे अहम डेवलपमेंट जिसका मैं जिक्र करूँगी वो ये है कि पाक और चीनी कंपनी ने 1.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी पेट्रोलियम सनत में की है। सरमायाकारी पर MOU साइन हो चुके हैं और इस सरमायाकारी से पाकिस्तान में क्या मौशी असरात मुरतब होंगे, इस पर हम बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये होगा कि जो एग्रीमेंट किया जा रहा है ये इम्पोर्ट एनर्जी के अखराजात में क्या कमी लाएगा, इसका क्या मुतबादिल होगा। बहुत सारी अहम मुलाकातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर की साइडलाइंस पर, और उन मुलाकातों में रूसी सदर से मुलाकात है, आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकात है। जहां पर दीगर उमूर पर तो बातचीत की गई है, वहां गजा इसराइली जारियत के खात्मे पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जोर दिया है। आज पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से सामने आया है और सलामती कौंसिल में गजा से मुतालिक करारदाद जो कि अमरीका ने वीटो कर दी थी, उस पर अफसोस का इजहार किया है। फौरी जंग बंदी का भी मुतालबा किया है। सवाल यहाँ ये भी करेंगे कि क्यों आलमी बरादरी इसराइल के फ़लस्तीनियों पर जो जारियत है, जो जंगी जराइम है, उसका नोटिस नहीं ले रही। नस्ल कुशी की जा रही है फ़लस्तीनियों को, उसका क्यों नोटिस नहीं ले रही। क्यों इजराइल जो है वो किसी भी बैनुल अक़वामी कानून को खातिर में नहीं ला रहा। पैनल का तारुफ करा दूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर। मियाँ जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और बिजनेसमैन भी हैं, आपका शुक्रिया। कुछ ही देर में हमें फॉर्मर एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ होंगे पैलेस्टाइन पाकिस्तान फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर साबिर अबू मरियम। आपसे सईद साहब पहला सवाल यही कर लेती हूँ कि इस वक्त बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये बेल्ट एंड रोड फोरम का इजलास हो रहा है जो कि तीसरा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर चीनी सदर की दावत पर वहाँ पर मौजूद हैं। सारी चीज़ों को एक तरफ रख दीजिए, इस वक्त स्ट्रेटेजिकली तौर पर आप इसकी कितनी अहमियत देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो जियो इकनॉमिक्स ले लें, जियो स्ट्रेटेजिक जितने इशूज़ ले लें उसके ऊपर बहुत हमारी पॉलिसी उनके साथ रही तो हमेशा स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो ये थर्ड इजलास है आपके बेल्ट एंड रोड फोरम का, इसके अलावा 10 साल तकरीबात भी हैं जो CPEC को पाकिस्तान के साथ किए हुए भी हैं। तो जहाँ जियो इकनॉमिक्स इंटरेस्ट की बात हो रही है चाइना के अंदर पाकिस्तान की, वहीं पे आपके जो जियो स्ट्रेटेजिक जो हालात इस वक्त हमारे खित्ते के अंदर स्पेशली गजा के लिहाज से हैं तो वो भी कोइंसाइड कर रहे थे। तो अभी प्राइम मिनिस्टर के इस मौके पे वहाँ पे जाना और SIFC के मुतालिक वहाँ पे बात करना, जब वो बिजनेस कम्युनिटी से मिले हैं और एक नई जो है वो अरबों डॉलर्स की वहाँ पे भी सरमायाकारी की बात हो रही है, जिसमें आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, आपकी लाइव स्टॉक है, आपकी ज़राअत है, माइनिंग है, सारे तमाम के अंदर तो एक इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। मजीद ये कि जो प्रेसिडेंट जी के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें जिन्होंने कहा कि कोई तीसरा फ्री पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें वो कभी भी दरार नहीं डाल सकता। और इसके साथ साथ जो हमारा रिश्ता जो हेवन में बना है, इस तरह की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स जो दी हैं। और इसके ऊपर जो स्टेटमेंट प्रेसिडेंट जी ने दी है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो जियो स्ट्रेटजिक और जियो इकनॉमिक्स जितने उसके इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान चाइना उसको लुक आफ्टर करेगा, इसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करेगा, इसकी सोवरेनिटी को इंश्योर करेगा और पाकिस्तान को जो जायज़ इसके जो रीजनल ट्रेड हब बनने का हक है उसको वो सपोर्ट करेगा। तो एक तरह के एक होलसम किस्म का जो है वो ये विजिट है जो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ जियो इकनॉमिक आपका जो फोरम दुनिया का बनता है उसके ऊपर, बल्कि जो जियो स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान के इंटरेस्ट है उनको मजीद तकवीत देता है। तो आने वाले दिनों में मजीद चाइना और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया आपने।
जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि सी पैक कितना गेम चेंजर मंसूबा है और इसने किस तरह जो कमज़ोर तबका है और जो तरक्की पजीर ममालिक है बिलखुसूस पाकिस्तान की मौशत में क्या किरदार अदा किया है? देखिए, बात यह है कि सी पैक गेम चेंजर मंसूबा है, इस बारे में तो कोई दो राय है नहीं, इसलिए कि हम अपनी आंखों से इसको विटनेस कर रहे हैं। क्योंकि 2014 से ये जब शुरू हुआ तो उस वक्त हमारे मुल्क में कोई 20-20 घंटे की, पंजाब में ख़ास तौर पे लोड शेडिंग हो रही थी और कराची में भी 12-13-14 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। तो वो चाइना की मदद से ही वो सारे प्रोजेक्ट्स लगे और बिजली के नए प्रोजेक्ट्स लगे और बिजली की जो किल्लत थी हमारे मुल्क में वो दूर हुई। तो गेम चेंजर होते हुए तो हमने अपनी आंखों से उसको देख लिया। फिर इसी तरीके से ग्वादर में अगर हम देख लें तो ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। फिर चाइना की मदद से हमने कुछ 2600 किलोमीटर मोटरवेज बनाई। अच्छा, ये सारी इन्वेस्टमेंट या जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये तो सिर्फ कोई $25 बिलियन इसमें इन्वेस्ट हुए, और जबकि टोटल प्रोजेक्ट जो था सी पैक वो था $65 बिलियन का। तो पिछली हुकूमत जो आई उसने सी पैक को बैक बर्नर पे डाल दिया। उस वजह से फिर उसमें हमने देखा कि उसमें थोड़ी डिप्रेशन भी आई। लेकिन अब जब से ये नई गवर्नमेंट आई है या इससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने फिर उसको बड़ा तेज़ी से इसको दोबारा इसको शुरू किया और अब आप देख रहे हैं कि उसमें कितनी तेज़ी आती जा रही है और उनकी जो वाइब्रेंस है वो हमें नज़र आ रही है। तो अब एक तो ये कि वो जो $65 बिलियन था उसमें से $25 बिलियन हुआ, अभी $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो मजीद हमारे मुल्क में आनी है, वही सी पैक जो प्रोजेक्ट 1 था उसके तहत। अब उसके बाद जो है फर्दर अगर हम देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर हमारे वहाँ पे आज बिजनेसमैनों से मिले हैं तो एक उनकी बहुत बड़ी कंपनी है मिन मेटल्स जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके चेयरमैन से मिले हैं। एक उनकी मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन है उसके चेयरमैन से मिले हैं। तो ये स्पेशली जो माइंस और मिनरल्स में वो इन्वेस्टमेंट लाने की बातें हो रही हैं और ये बिल्कुल वहाँ से इस किस्म की इन्वेस्टमेंट भी, यानी ये एक अलग से जो मैं बता रहा हूँ आपको सी पैक अलग और ये जो है ये एक अलग, क्योंकि ये तो एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट होगी। इसी तरीके से अभी आपने जो भी जिक्र किया एनर्जी में $1.5 बिलियन का उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है पाकिस्तान रिफाइनरी के साथ। तो रिफाइनरी की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा, उससे उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और ये कुछ नई प्रोडक्ट्स भी उसमें इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। तो उससे पाकिस्तान की जो इनकी ज़रूरत है एनर्जी की उसको मीटअप करने में काफ़ी उसमें सहूलत मिलेगी। इसी तरीके से फिर यहाँ पे जो मोटरवेज बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसका एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो उसमें ये होगा कि सॉइल टेस्टिंग होगी, पेविंग होगी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो मोटरवेज बनाने के लिए ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी यहाँ पे उसको ट्रेनिंग किया जाएगा और उसकी एक बहुत बड़े पैमाने पे एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनाया जा रहा है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के साथ। इसी तरीके से कुछ नई और मोटरवेज हैं वो भी बनाई जा रही हैं जो कि हमारी जो पुरानी मोटरवेज हैं उनको कनेक्ट करेंगी और रेलवे का मंसूबा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं ठीक है उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट भी आने जा रही है और उससे क्या होगा कि पाकिस्तान में रोज़गार के जो चीज़ें हैं मंसूबे हैं और रोज़गार की जो गुंजाइश है वो मज़ीद उसमें पैदा होगी। और एक चीज़ और मैं बताऊँ कि जो सी पैक का जो आपने कहा इकॉनमी के लिहाज से, अगर सी पैक पे पूरा सही अमल दरामद होता तो हमारा जीडीपी 2% इससे ग्रो करना था, तो वो हमने बैक बर्नर पे डाल दिया तो हमने अपने जीडीपी को भी कंप्रोमाइज़ किया। अब अगर ये फुल स्विंग में आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि 2% हमारा जीडीपी जो है अलोन इस सी पैक की वजह से हमारे उसमें ऐड होगा हमारी इकॉनमी में। और ये SIFC के तहत जो नए प्रोजेक्ट्स उसमें आ रहे हैं तो उसका अगर अब मैग्नीट्यूड आप देखें तो वो भी तकरीबन $30-40 अरब की नई इन्वेस्टमेंट आने जा रही है। तो इसको अगर हम होलसम अगर हम देखते हैं और अगर हम इसको सही से बैंक कर लें इन चीज़ों को तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तकदीर वाकई बदल सकती है और पाकिस्तान के मतलब लोगों ये जो BRI फोरम है इसको पाकिस्तान में अच्छे तरीके से इस पर कैश करा सकता है। इसमें भी मैं गुजारिश करूँ कि BRI फोरम जो है ना इसमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है चाइना की ये कोई $3 ट्रिलियन होने जा रही है। अच्छा, तो ये जो चाइना का टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट है, ये जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है BRI, तो 3 ट्रिलियन की इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। हाँ। और 138 ममालिक जो हैं वो इसके सिग्नेटरीज हैं और ये जो भी कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ पे या फोरम हुआ है तो इसमें 130 ममालिक के नुमाइंदे या खुद सरबराहान उसमें शरीक थे। तो इससे इसका अंदाजा, और ये कि ये जो BRI है ये दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन को ये मुतासर करेगा
यानी उनकी जिंदगियों में डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि इतने ह्यूज उसमें इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। अब इसमें हमने सिर्फ $65 बिलियन, अच्छा हाँ, हम इसके पायनियर हैं, क्योंकि ये 10 साल पहले हमने इसको शुरू किया था, तो हम इसके पायनियर्स में से हैं। और इसकी यानी BRI की लाइफ भी 10 साल है, अभी 10 साल हुए हैं इसको, और ये उसकी सालगिरह भी थी 10वीं, और CPEC की भी 10वीं सालगिरह थी। तो ये दोनों कोइंसाइड चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। तो पाकिस्तान का इसमें एक बड़ा अच्छा मुमताज़ मकाम है। इशू ये है कि अगर हमारा एक दोस्त मुल्क जो है, जिसके साथ हम कहते हैं कि जी शहद से ज़्यादा मीठा और बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें बात यह है कि उसमें क्या $3 ट्रिलियन में से क्या हम उसमें सिर्फ यही $25 बिलियन पे रह जाएंगे या $65 बिलियन पे रह जाएंगे? मैं ये कहता हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसका फायदा उठाते हुए हम इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉरवर्ड एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, इस वक्त जब दुनिया में एक तरह से एक अदम इस्तेहकाम आया हुआ है इजराइल और गजा के तनाज़े पे लेके, इसराइली जारियत इस वक्त जारी है, दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी यानी कि 130 ममालिक का थर्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम इजलास करना, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इसकी अहमियत इस वक्त किस तरह देख रहे हैं आप? देखें जी, एक आपको चाइनीज जो है ना, चाइनीज जो फिलॉसफी है, जो चाइनीज ग्लोबल जो उनका तरीकाकार है काम करने का, वो बाकी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप देखें इनकी एसेडेंसी, जैसी चाइना ऊपर जा रहा है, वर्चुअली नंबर 2 है, नंबर 1 भी हो जाएगा, उनका एक सॉफ्ट इमेज है। देखें ना, उन्होंने अगर देखें यूनाइटेड स्टेट्स 1939 से लेकर अब तक किसी न किसी जंग में रहा है, या फिर जंग तो अफगानिस्तान की आपको समझ थी। चाइनीज ने आखिरी जंग लड़ी 1949 में, जापानियों को निकाला, कॉलोनियल उनके जो रूलर से कुछ से गए, उसके बाद किसी के साथ जंग नहीं की। जो उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। छोटी मोटी चीजें चली हैं वियतनाम के साथ, ये वो, लेकिन उन्होंने किसी के साथ जंग नहीं की। अब ये चाइना का थर्ड फेज है। फर्स्ट फेज रेवोल्यूशनरी फेज था जो 76 में 76 में खत्म हो गया। सेकंड डेंग शॉपिंग का था, अब ये थर्ड प्रेसिडेंट शी का है। इनका ये रोड्स एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है BRI का, दुनिया को मिलाने का है, और जिसमें आम आदमी को फायदा होगा, जॉब क्रिएशन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, एनर्जी के प्रॉब्लम्स वो रिजॉल्व होंगे। CPEC आपका हिस्सा है वो। तो वो तो जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल उनका एम और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सीधा है, और वो स्ट्रेट जा रहे हैं। अब ये फेज 2 शुरू हो जाएगा आपका, ये CPEC का फेज 1 तो खत्म हो चुका है। फेज 2 जो BRI थी, उसके अंदर वो ममालिक भी आए जिन्होंने फायदा इससे उठाना है या उठा चुके हैं। तो चाइनीज का इमेज, जो ग्लोबल इमेज है, वो कनेक्टिविटी का है और इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ इट्स पीपल। क्योंकि उन्होंने देखे ना कि अपने आप चीन के अंदर चले जाएं, मैं तो जाके देख चुका हूँ, उन्होंने टारगेट किया हुआ कि ये लोग हैं जो हैं, उनको गुर्बत से निकालना है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, चीजें भी हैं, स्कूल भी हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी हैं। तो ये चीजें हैं जो चाइना फोकस्ड है कंप्लीटली। तो वो ठीक है, जंग यूक्रेन में भी हो रही है, उसके मुताबिक इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये गाजा में इसके पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उसकी अटेंशन डिफ्लेक्ट नहीं होगी। अच्छा, ये उसका एक बड़ी पॉइंट, और ये हमारे लिए बहुत, उसके लिए हमारे लिए भी है, हमारे लिए इसमें सबक है, हमारे लिए पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ये चीजें हमारे लिए भी लेसन है। ये ठीक है, तो जो हमारे वजीर आज़म साहब वहां पर गए हुए हैं और उनके साथ मुलाकात भी की लीडरशिप के साथ, तो ये एक सबक है जो हमें अपने सबसे करीना दोस्त जो है चीन के से सीखना है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत जो है पाक चीन ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकती। ऐसे वक्त में जब मैंने आपसे कहा कि जियो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, एक तरफ एक तनाज़ा चल रहा है इजराइल फ़लस्तीन का, प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा क्लियर मैसेज आया है, क्योंकि भारत की कोशिश हमेशा यही रही है कि वो CPEC को सबूताज करे, ताल्लुकात को ख़राब करे। तो ये कितना क्लियर मैसेज नज़र आ रहा है? लेकिन ये जब से पाकिस्तान ने इसके साथ ताल्लुकात पैदा किए 49 से लेकर अब तक, स्पेशली जो हमारा डिमार्केशन बॉर्डर की हुई, जो एग्रीमेंट हुई, भुट्टो साहब के ज़माने वज़ीर ख़ारजा थे, अप्रैल 1963, उस वक्त रिलेशनशिप जो बेसिस बनी वो ट्रस्ट की बनी। इंडिया की रिलेशनशिप मिसट्रस्ट पे बनी जब उन्होंने डिमार्केशन बॉर्डर पर एग्री नहीं किया। और आज तक वो देखें 62 की जंग भी हुई, फिर उसके बाद ये आप देखें कि जो लद्दाख के ऊपर जो 2 दफा इनके साथ बड़ी बुरी तरह को मार पड़ी है।
तो हमारी रिलेशनशिप के उसके ऊपर यह है कि अवाम और मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पर है कि इसके ऊपर टोटल कंसेंसस है। हर आप किसी सियासी पार्टी पे चले जाए, पार्टी में बात कर लें, कंसेंसस है। और सक्सेसिव गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में रही हैं वो इनके साथ राब्ते में, चीनी लीडरशिप और हम आपस में राब्ते में। तो ये हमारे वज़ीर आज़म साहब का ये कहना जो है केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहना बिल्कुल सही है। और आपको एक और बात बताऊं, हमें अमेरिका में और कई वेस्टर्न कंट्रीज में दबाव में डालने की कोशिश की है और जारी है, लेकिन ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक बहुत बड़ा सतून है चीनी पाकिस्तानी जो ताल्लुकात हैं, और ये बढ़ते जा रहे हैं, ये रीइंफोर्स हो रहे हैं ये। और ट्रस्ट पे क्योंकि बेसिस इसकी ट्रस्ट है। जब ट्रस्ट आप एक दूसरे को करते हैं तो फिर ताल्लुकात की जो 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 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बढ़ती जाती हैं। अब आप देखिए वज़ीर आज़म साहब जो थे वो प्रेसिडेंट शी को मिले, वज़ीर आज़म साहब को मिले, और फिर अक्रॉस द स्पेक्ट्रम बिजनेसमैन को और वहाँ जो गवर्नमेंट के बहुत बड़े जो है कॉर्पोरेशन हेड्स हैं उनको मिले। क्या वजह है? क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट फेज में जाना है सीपैक के, और रिलेशनशिप को और बढ़ाना है। ठीक है, आप शाहिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अहमद साहब, अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि बड़ी सरमायाकारी लाने के लिए पाकिस्तान में एक लॉबिंग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी बड़ी अच्छी लॉबिंग कर रहे हैं, वहाँ पे इतने सारे 130 ममालिक के वहाँ पे मंदूबीन हैं, रहनुमा है वहाँ पर। दूसरी तरफ आप देखें कि पेट्रोलियम सनत में एक $1.5 बिलियन का जो एक एग्रीमेंट हो गया है, ML1 का में बड़ी परिपेश रफ्त है, जो मनसूबे रुके हुए हैं वो आगे चलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इस वक्त पाकिस्तान को है वो है सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि पहले भी सीपैक बलूचिस्तान में हमने देखा कि काफ़ी जो है वो दुश्मन ममालिक जो नहीं चाहते हैं सीपैक को सबूताश करना चाहते हैं, कितना बड़ा ये चैलेंज होगा? देखिए, सिक्योरिटी इसका चैलेंज ज़रूर है सीपैक को। आपकी जितनी रफ्तार कुछ काम है, कुछ पॉलिटिकल लेवल से कोई जो अमेरिकन एक दुनिया को एक लेके चल रहे थे कि ये चाइना की तरफ ये कोई डेड ट्रैप डिप्लोमेसी कोई चल रही है, तो वो रियलिटी चेक के बेस के ऊपर आपने उस प्रोग्राम को बैक बर्नर पर डाला, जैसे जायद साहब कह रहे हैं। दूसरा सिक्योरिटी का चैलेंज था। अभी कराची यूनिवर्सिटी में पिछले साल अप्रैल में 3 चाइनीज़ को जो है वहाँ पे हलाक किया गया था और टेररिज्म एक्ट हुआ था। और उसके बाद नवंबर 2022 में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए थे चाइना में, तो वहाँ पे जाके वो जो बीच में एक दरार पड़ी थी उसको, यह किस्म का मिसट्रस्ट विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी, उसको ब्रिज किया गया था गैप को। और उसी वक्त आपने जो $10 अरब की आपकी ML1 जो 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी ट्रेन चलनी थी, उसका भी मुआहदा फाइनलाइज हुआ था, जो मेरे ख्याल में भी किक स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसको तमाम चीज़ों को देखते हुए एक अलग से सीपैक सिक्योरिटी डिवीजन भी आर्मी ने रेस किया, जो कि बलूचिस्तान के अंदर से खास करके और जो KPK के इलाके जो लगते हैं उनको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम कर रहा है। तो अब चंद एक ब्रिजेस के जो है वो एक वो रहता है। बाकी जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो चाइनीज़ और पाकिस्तानी मिल के जो सिक्योरिटी डिवीजन जो हमने बनाया है सीपैक के लिहाज से, एक काउंटर टेररिज्म उनकी प्रॉपर पॉलिसी उन्होंने बनाई है। और काफ़ी हद तक बल्कि मुकम्मल तौर पर मैं कहूँगा कि आपने देखा होगा हालिया दिनों में चाइना की और पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेज हैं उन्होंने काउंटर टेररिज्म के हिसाब से एक पॉलिसी बनाई और एक्सरसाइज भी की हैं। तो सिक्योरिटी के मसाइल को हम हल कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह सिर्फ इसने किक स्टार्ट होना है। जहाँ तक सिक्योरिटी मजीद आप देखें, अफगानिस्तान के अंदर इसकी ऑफशूट लेके जानी है, तो मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिक हिसाब से अफगानिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो उस वक्त आएगी जब आप उनके इकोनॉमिक स्टेक्स को बढ़ाएंगे। तो अभी आपने देखा हो कि हमने जब कहा कि अफगान माजरीन को यहाँ से वापस लेके जाएं, तो बुरी गवर्नमेंट अफगानिस्तान की उसने भी कहा कि हम जितने अफगानी वहाँ पे रहते हैं वो खुद फॉल बैक कर जाएं। ये वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर का वो हिस्सा है जिसमें कि चाइनीज़ जो क़यादत के कुछ लोग अभी अफगानिस्तान का चक्कर भी उन्होंने एक विजिट किया था वहाँ पे, तो वो जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान भी अगर कोई लोग बीच में कोई इंडिया जो उसमें दरारें डालने की कोशिश कर रहा था, वो चाइनीज़ के इन्वॉल्वमेंट से इकनॉमिक स्टेक जो सीपैक का वहाँ पे जाना था उसको बढ़ा के आपने जो एक हालात कशीदा खुदा न खास्ता होने उसको भी अपने संभाला है। मजीद ये 60 किलोमीटर के हिसाब से पेशावर को और जो कराची को लिंक करना है ML1 की जो भी ये शुरू होने वाली है, आपको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से जितनी ट्रेड आनी थी वो भी मजीद ठीक होगी। मैं समझता हूँ कि जो आज की जो मीटिंग हो रही है वहाँ पे थर्ड जो फोरम हो रहा है ये वन बेल्ट वन रोड का, इसने आईमैक के गुब्बारे से भी हवा निकाली है स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। आईमैक क्या चीज़ है अभी आप जानते हैं, G20 सितंबर के अंदर मोदी साहब ने अनाउंस किया था कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर बनाएंगे जो कि काउंटर वेट होगा सीपैक का। तो उसमें 130 मुल्कों का आना यहाँ पे चाइना के अंदर क्लियरली दिखाता है कि आईमैक एक पॉलिटिकल नारा तो हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकल चीज नहीं हो सकती। तो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी और जो 130 मुल्कों का जो एक वो ट्रस्ट है नजर आता है, वो सीपैक के कंपटीशन में ये लेकर आना साफ नजर आ रहा है। तो आपने बिल्कुल ठीक इसका एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं कि जो सीपैक है ट्रूली गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए। अगर हम इसको बैक बर्नर में ना डालते
और हम इसको किसी हद तक वो जो जिस तरह पॉजिटिव ये चल रहा था, तो हमारे जीडीपी की तरफ इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना था। ठीक है जाहिद साहब, जिस तरह के अभी प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं और अहम मुलाकातें कर रहे हैं सरमायाकारी लाने के लिए, बीजिंग में बहुत अहम मुलाकातें, उसका जिक्र भी आपने किया, इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं कि SIFC को लेकर, फिर CPEC को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर पाकिस्तान की मईशत में तो बहुत बेहतरी आएगी, लेकिन एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस इस वक्त दुनिया को भी इसका सामना है और पाकिस्तान को भी है। प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी बात की है, उससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? डेफिनेटली जी, ये तो देखें, चाइना जो है वो प्रोएक्टिव सोच रहा है और प्रोएक्टिव थिंकिंग है उसकी, प्रोएक्टिव उसकी स्ट्रेटजीज हैं, और दुनिया को जो आने वाले चैलेंजेस हैं उन सब के लिए वो वहाँ पे पहले से उसका काम कर रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके पास फाइनेंशियल स्पेस अवेलेबल है, तो इन चीज़ों को वो काम करते हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो मैं अभी यही थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि $3 ट्रिलियन जो है चाइना इन्वेस्ट करने जा रहा है BRI के तहत, और 1000 बिलियन यानी 1 ट्रिलियन उसके अलावा है जो चाइना का एक बैंक कर रहा है, और दूसरा जो बैंक है वो $890 मिलियन जो है वो खर्च करने जा रहा है। तो ये इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट जब आ रही है तो उसमें पाकिस्तान का शेयर एज ए फ्रेंड, अगर हम शहद से मीठी है और हिमालय से ऊंची है और समुंदर से गहरी है, तो बात यह है कि ये अब हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें से क्या ले पाते हैं। इसी का मैं जवाब दूंगी शायद साहब से, जी आप कंप्लीट कर लें। तो वो हम क्या उसमें से ड्रॉ कर पाते हैं। तो बात यह है कि उसमें हमारे पास एक चीज हम लैक कर रहे थे, एक तो पॉलिटिकल विल, और दूसरी चीज हम लैक कर रहे थे कंटिन्यूटी। SIFC ने आके ये दोनों चीजें हल कर दी है, एक तो कंटिन्यूटी की गारंटी कर दी है, और दूसरे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो उसने इरेडिकेट कर दी है, अब स्टेबिलिटी आ जाएगी, और तीसरे ये कि पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी, और ये कि वन विंडो कि ये आप कोई भी चीज़ है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आप 24, 36, 48 घंटे में वो चीज़ें हल हो जाएंगी, उसमें ये लंबा रिगमरोल उसमें नहीं होगा। तो ब्यूरोक्रेटिक जो पहले हर्डल्स होते थे वो अब नहीं होंगे। तो ये 3 चीज़ें जिसमें हम लैक कर रहे थे, वो तीनों चीज़ें जो हैं वो SIFC ने गारंटी कर दी हैं। तो अब इसका मतलब यह है कि चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो कोई दूसरी चीज़ हो, कोई माइनिंग हो, मिनरल हो, एग्रीकल्चर हो, IT हो, तो ये जितनी चीज़ें जो हैं ये SIFC के डोमेन में आती हैं, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें बड़ी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट भी आएगी, ना सिर्फ चाइना से आएगी, दूसरे मुल्कों से भी आएगी। और ये हमारे मसाइल जो बड़े 70 साल के जो मसाइल हैं ना, वो इंशाल्लाह अब हम अपनी आंखों से देखेंगे कि ये इंशाल्लाह रिजॉल्व होंगे। ठीक है, तो शाहिद साहब आपने जाहिद साहब की बात सुनी होगी। अब बात सारी आ जाती है कि इस वक्त हमें SIFC के लिए, पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करने के लिए, लॉबिंग करने के लिए अच्छी सिफारतकारी की ज़रूरत होगी। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त कौन से ट्रैक पर चलना चाहिए? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे साइड लाइन्स मुलाकातें भी की हैं और यकीनन बहुत सारे उमूर पर बातचीत भी हुई है। मेरी ओपिनियन ज़रा थोड़ी सी, मैं फ़र्क तो नहीं कहूँगा, मैं ज़रा थोड़ा रियलिस्ट हूँ, ठीक है जी, और रियलिज्म दिखाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके मुल्क पे नहीं है, ठीक है जी, प्लीज जरा इसको सोच लीजिएगा। कंटिन्यूटी, जहां तक पॉलिसीज की बात है, आप देख लीजिएगा कि अभी कुछ प्रोजेक्ट जो थे पिछली हुकूमत में रुक गए थे CPEC के, फिर वो चले। आपको याद होगा कुछ मैं तो 1.5-2 साल पहले देखा था कि जो पिछले सफीर चीनी सफीर थे, उन्होंने एक थोड़ा सा ये अपनी स्टेटमेंट जो दी थी, जाहिर है वो देखते हैं कि भाई CPEC जो है थोड़ा आगे नहीं चल रहा, तो एक वेल्ड थोड़ी सी वो स्टेटमेंट्स उनकी थी अबाउट दी स्लो प्रोग्रेस इन CPEC, ठीक है जी। ये अच्छा, कंटिन्यूटी पॉलिसीज में आपके इश्यूज हैं। अभी SIFC की बात की है, बड़ी अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। BOI भी है, अभी तक इन दोनों में वन विंडो ऑपरेशन कहीं मुझे नजर नहीं आया, ठीक है जी। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी उनको ज्यादा पता है इस चीज का। ये आपको दिखाना पड़ेगा, आपको वर्चुअली दिखाना पड़ेगा कि कंपनी, जिस तरह चाइना के अंदर कई मुल्कों में वन विंडो ऑपरेशन क्या मतलब होता है कि एक ही दफ्तर में आप जाते हैं, बिजली, पानी, जमीन, ये सब चीजें ये आपको एक ही दफ्तर में मिल जाती हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज मिल जाती हैं। ये चाइना के अंदर है, तभी चाइना के अंदर इतनी वो आई है, इन्वेस्टमेंट आई है। तो हमें चीन से दोस्ती 75 साल हो गए, हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो कैसे उन्होंने यहाँ पे इतनी तरक्की की है। चलें इन स्केल ऑफ 1 to 10, 1.4, ये 5 तक ही हम चले जाएं तो बड़ी बात है। इस वक्त अभी मुझे ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहा कि वो ये होगा।
बाकी जहां तक आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आपने बात की सर, वो तो पिछली हुकूमतों के हवाले से बात की ना आपने। निगरान सेटअप का जो आप देख रहे हैं, हालांकि वो जी बीबी मेरी इजाजत दें मुझे थोड़ी सी। देखें, ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट के बाद दूसरी गवर्नमेंट ने भी आना है, ठीक है, अभी इलेक्शंस होनी है। हमें जो आप कहते हैं सफारतकारी जो है, मैं आपको समझ रहा हूँ, आपने इनवाइट करनी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको जुडिशल निजाम का भी हालात की बेहतर करनी होंगी। जो आता है वो लिटिगेशन में नहीं पढ़ना चाहता, तो आपको, मैं रियलिस्ट हूँ, अभी आपको ये इंटरिम गवर्नमेंट है, बिल्कुल ठीक है, बट दिस इज द गवर्नमेंट व्हिच इज गोइंग टू लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स। अभी नेक्स्ट गवर्नमेंट ने भी आना है। मेरी तो अभी तो मैं ये कहता हूँ कि जितनी सियासी पार्टियां हैं, इनको इकोनॉमिक स्किल्स के ऊपर या CPEC के ऊपर एक पेज पर होना चाहिए कि जी कोई पार्टी गवर्नमेंट में आएगी, उसको चाहिए कि वो ये सबके सामने कहे कि जी हम CPEC को उस मराइल में डालेंगे जहां पर उसका सेकंड फेज जो है वो कामयाबी से आगे जाएगा, ताकि चाइनीज गवर्नमेंट जो पैसा यहाँ लगा रही है वो भी और इनकरेज हो, ठीक है। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है, पॉलिसी की कंटिन्यूटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी, ये सब चीजें आपने इंश्योर करनी है। तो ये चीजें हैं। अब मैं एक रियलिस्ट हूं, मैं कह रहा हूं नहीं सर, आपकी बात से इख्तलाफ नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अहमद साहब से इसका जवाब लेती हूँ। अहमद साहब, बात वही हो गई जो जाहिद साहब ने की कि एक पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी, एक अदम इस्तेहकाम सियासी तौर पर आया। CPEC एक नेशनल इंटरेस्ट का हमारा प्रोजेक्ट था, जिसको पिछली PTI की हुकूमत ने उसको स्लो डाउन कर दिया। हमारी डिप्लोमेसी ख़राब हुई, हमारी लॉबिंग ख़राब हुई, ये तमाम चीज़ों का खमियाजा हम भुगत रहे। यकीनन शाहिद साहब सही बात कर रहे हैं कि अब जो हुकूमत आएगी उसको इन तमाम चीज़ों को साइड पर रख अपनी सियासत या हुक्मरानी करनी चाहिए। बिल्कुल, शाहिद साहब ने जैसे रियलिस्ट पैराडाइम की बात की, इसमें कोई दो राय नहीं, दुनिया इस वक्त है रियलिस्ट पैराडाइम। जो आइडियलिस्ट की बात करता है वो है ही वो आप अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। चाइनीज़ भी आपके साथ जो कर रहे हैं वो भी अपना इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान चूंकि उनके हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, इसलिए हमारी मोहब्बत, हमारी दोस्ती ज़्यादा है। रियलिस्ट पैराडाइम वाले पे शायद साहब बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक आपने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टी, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, तो शायद साहब ने ये भी सही कहा कि उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने इंटरेस्ट लेकर आ रही थी। अभी आपने देखा होगा कि जब आपकी ये जो SIFC के हिसाब से जब ये बनाई गई थी, ये किस तनाजुर में बनाई गई? ये तनाजुर था इसका जो मिसाके मईशत के नाम से जो पॉलिटिकल पार्टीज कहती थी कि हम मिलकर बैठे ताकि जिस पार्टी की मर्जी गवर्नमेंट आए, आपकी जो माशी पॉलिसी है इकोनॉमिक पॉलिसी अलग होनी चाहिए। चूंकि उसका तो आपकी उस तरह पॉलिटिकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो फिर SIFC प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त बन चुकी, उसके ऑफिस एग्जिस्ट करते हैं। अभी जो एपेक्स कमेटी के जो इजलास हो रहे हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, जिसमें कि आप कह रहे हैं कि होर्डिंग के खिलाफ आपने करना है, आप स्मगलिंग को रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, सिस्टम के खिलाफ जितनी बातचीत हो रही है, ये SIFC के प्लेटफॉर्म ही डायरेक्ट कर रहे हैं इनको कि ऐसा करें ताकि आपके कंड्यूसिव सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट हो, जिसमें ना सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करें बल्कि आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये मिसाके मईशत का एक किस्म के स्ट्रक्चर जो है SIFC की सूरत में आपने बना दी। जैसे मियां साहब ने भी कहा कि आप एक किस्म का ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, आपने ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया लोगों का कि आपको वन विंडो ऑपरेशन मींस कि आप उधर आएंगे, आपको कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस की उस तरह से मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अंडर द टेबल अनफॉर्चुनेटली जो पहले एक बात होती थी वो नहीं करना पड़ेगा। आप स्ट्रेट अपने सामने रखेंगे और प्लान रखेंगे और आपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन देंगे। लिहाजा जितनी जल्दी आप करेंगे उतना बेहतर पाकिस्तान की माशी जो है हालत बेहतर होगी। तो SIFC इस वक्त बिल्कुल नई एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है जिसका स्ट्रक्चर बन चुका है। ऑफिसर्स आर्मी के जो कोऑर्डिनेशन के लिए थे वही पोस्ट हुए हैं और जो बाकी आपकी एपेक्स कमेटी के मेंबर्स हैं रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अब जो पॉलिसीज बनेंगी उसमें से हम पीछे नहीं हटेंगे और ये वही पॉलिसीज हैं, ये वही कॉन्फिडेंस है कि आपने देखे अब डॉलर का रेट खासा नीचे आ चुका है, पेट्रोल की प्राइसेस दो इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई हैं, लेकिन आपके दूसरे ओवरऑल इम्पैक्ट बेहतर हो रहा है। आपकी जो जितनी आपकी स्मगलिंग हो रही थी उसका वॉल्यूम गिर गया, जितनी आपकी होर्डिंग हो रही थी, अब जो आपके किचन की कम्युनिटीज आप यूज करते हैं उनकी प्राइसेस भी डाउन हुई हैं। ओवरऑल इम्पैक्ट एक अच्छा है। अब जरूरत किस चीज की है?
वो आपकी सस्टेनेंस की है। Sustenance, आप बिल्कुल। सस्टेन जब कर जाएंगे, आप एक होलसम किस्म की पॉलिसी, होल ऑफ अ गवर्नमेंट, होल ऑफ अ नेशन एक रिस्पांस जनरेट कर देंगे, आपकी चीज़ें बेहतर हो ठीक है जाएंगी। सर, अभी इस वक्त बहुत सारी पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान चाह रहा है कि ग्रीन एनर्जी के तहत जो है वो 2030 में हम 65 तवानाई का जो हुसूल है वो टारगेट हम अचीव कर लें। बात वही आ जाती है, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी अगर चलती रहेगी तो यकीनन हम कर लेंगे। एक और आम बात जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ कि 2 अरब डॉलर्स एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात की हुई है वहाँ पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर हम क्रैकडाउन कर रहे हैं स्मगलिंग के खिलाफ या और अहम इकदाम ले रहे हैं, ऐसे में हमने अपने एक्सपोर्ट को बेहतर करना है। तो आप क्या समझते हैं कि ये अगर मेजर्स ले लिया जाए और चाइनीज़ जो है वो यहाँ पर सरमायाकारी करें हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्री जोन्स में और इस तरह हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, तो ये पाकिस्तान को कितना हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, बात यह है, एक चाइना की सनसेट इंडस्ट्री है, ठीक, क्योंकि चाइना जो है वो अपने मुल्क में तो जो बहुत ही लेटेस्ट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, उसको वो यूज़ करते हैं। तो हर साल 2 साल के बाद उनकी जो मशीनरी जो 1-2 साल पुरानी होती है वो सनसेट इंडस्ट्री में चली जाती है। ठीक, वो इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, जो 10 जोन बनने थे उसमें से एक पे भी काम हो रहा है, बाकी अभी 8-9 जो है अभी उस पर काम ही नहीं हुआ। तो बहरहाल वो अगर इकोनॉमिक जोन अब तेज़ी से अगर बनेंगे तो सनसेट इंडस्ट्री को हम पाकिस्तान में ला के लगा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इंडस्ट्री लगी हुई है उससे बहरहाल फिर भी वो एडवांस होगी, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट में ज़ाहिर है कि फ़र्क पड़ेगा। दूसरी ये कि चाइनीज़ इन्वेस्टर जॉइंट वेंचर्स के ज़रिए पाकिस्तान में आएंगे तो नई टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे, नई टेक्निक्स भी लेके आएंगे और नई इन्वेस्टमेंट भी लेके आएंगे, उससे भी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और इसी तरीके से चाइनीज़ जो है अगर आपके हमें एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, माइंस और मिनरल्स में हेल्प करते हैं, तो वो यहाँ से जितनी भी ये चीज़ें निकलेंगी, डिस्कवर होंगी, तो ज़ाहिर है एक्सपोर्ट की शक्ल में ही होंगी ना, यहाँ से एक्सपोर्ट ही होगी, तो उसमें भी पाकिस्तान को रेवेन्यू भी मिलेगा और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट भी मिलेगी और पाकिस्तान का जो यहाँ पे रोज़गार है लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और पाकिस्तानी उससे लर्न भी करेंगे। तो जहाँ तक ग्रीन एनर्जी का ताल्लुक है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो वो उसकी कॉस्ट कम होगी। ये जो फॉसिल एनर्जी है इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो ग्रीन एनर्जी की कॉस्ट कम होगी तो हमारी जो इंडस्ट्री का इस वक्त जो सबसे बड़ा मेन इशू है, क्योंकि हाँ एक चीज़ और मैं गुजारिश करूँ कि इस वक्त ये SIFC या जो भी हम सिस्टम इस वक्त मुल्क में चल रहा है, ये क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट है। ये कोई नई कोई ऊपर से कोई सुपरफिशियल चीज़ नहीं लेके आ रहे हैं। जो लॉज मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं या करते थे उनको एनफोर्स नहीं किया जा रहा था। देखिए, स्मगलिंग के खिलाफ लॉ है, होर्डिंग के खिलाफ लॉ है, ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ लॉ है, तो लॉ को ही एनफोर्स किया जा रहा है और उसको एनफोर्स करने के नतीजे में डॉलर भी नीचे आया है, होर्डिंग भी कम हुई है, प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं और साथ ही साथ उसमें लॉ एनफोर्स करके जो बिजली की चोरी है उसको रोका जा रहा है। तो 1000 अरब रुपया हमारा सिर्फ बिजली के महकमे में लॉस है, उसको अगर हम कम कर लेते हैं या ठीक कर लेते हैं तो बिजली की कॉस्ट कम हो सकती है और उसके नतीजे में जब कॉस्ट कम होगी तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरा एक पैकेज है। होलिस्टिकली अगर इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल इसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है और हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, वो भी हमारी कम हो सकती है। ठीक है शाहिद साहब, अब ज़रा मैं थोड़े दूसरे पैराए से बात करना चाहूँगी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इजराइल और गाज़ा का जो तनाज़ा है वो काफ़ी ज़ोर पकड़ गया है। आपसे सवाल यहाँ पर यह है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर मौजूद हैं चीन में और यकीनन उन्होंने इस हवाले से भी स्टेटमेंट दी है और जंग बंदी के हवाले से भी उन्होंने जोर दिया है। तो पाकिस्तान इस वक्त अपने सफारती चैनल चलाकर और क्या मतलब गेट साहब हैं, सारे इस टाइम भी मौजूद हैं, सब लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से हमें बड़ी उम्मीद है कि ये जनवरी में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और ऑल्दो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है नहीं हो सकेगा, बट मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि ये जनवरी में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप ये देख लें कि इस टाइम पे पूरा जो ये 8 किलोमीटर का रास्ता है तकरीबन पूरा मेरा ख्याल है किसी वक्त दिन में आप लोगों को साथ लेके आते हैं तो आप लोग देखेंगे कि अब आप गाड़ी पे, मैं ऑलरेडी किया है, गाड़ी पे पूरा रास्ता आप जा सकते हैं इस रास्ते पे। तो अभी ये जो जिधर आप इस टाइम खड़े में ये मेन मुल्तान रोड वाला इंटरचेंज है और जितना बड़ा प्रोजेक्ट ये इस साइड का है उतना सिर्फ ये वाला प्रोजेक्ट है, ये इंटरचेंज है। ये ख़ुद बनना एक जो है वो बहुत बड़ा काम होना है, इसके ऊपर भी ये लोग लगे हुए हैं। होपफुली ये भी ब्रिज 25 दिसंबर तक तैयार कर लेंगे ये लोग। तो अगर इंशाल्लाह ताला ये भी तैयार हो गया तो फिर मुझे उम्मीद है कि हम टाइमली चीज़ें कर लेंगे। तो बाकी क्वालिटी के ऊपर नेस्पाक
बड़ा सख्ती से चेक कर रही है सारी चीज़ें, ताकि कहीं पे कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि क्वालिटी के साथ ये रोड तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। थैंक। अच्छा सर, पेट्रोल प्राइस कम हुई, आपका एफर्ट है काफ़ी, इस वक्त आपने खुद विज़िट भी किया लाठी अड्डे का और बाकी भी सिटी के जहाँ तक देखा जाए उतनी यानी कि उसके सफरात जो हैं वो अभी तक नहीं हुए। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, देखें सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो और ऑरेंज लाइन सबसे बड़ी दो चीज़ें। मेट्रो और ऑरेंज लाइन का किराया तो पता नहीं कितने सालों से बढ़ा ही नहीं है, और जिस टाइम पे ये 100 रुपये पेट्रोल महंगा था उस टाइम पे सारे लोग समरी लेके आ गए थे कि इनकी प्राइस बढ़ाओ। लेकिन हमने उस टाइम फैसला, सारी कैबिनेट ने फैसला किया कि नहीं, हमने उसकी प्राइस नहीं बढ़ानी। तो उस टाइम प्रेशर भी था, और डेफिनेटली जिस तरह की प्राइसेस जा रही थी, सारा कुछ हो रहा था, हमें उस टाइम बढ़ा देनी चाहिए थी। लेकिन हमने उस टाइम स्टैंड लिया कि पब्लिक इस टाइम ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर में है, तो ये काम नहीं कर सकते। और वहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हमने वहाँ पे फ्री किया हुआ है मेट्रो ऑरेंज लाइन में। अब स्टूडेंट्स के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो हमारी लोकल बस सर्विस है उस पर भी उनको किस तरह फ्री कर दें, उस पर वर्किंग जारी है। उस पर मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट काम कर रहे हैं, तो अल्लाह करे अगर उस पर भी कोई सोल्यूशन निकला है तो उस पर काम करेंगे। वो भी ऑलरेडी बन रहा है, कमर्शियल प्लान भी काम हो रहा है, बिकॉज इधर भी काम कर रहे हैं, और गुजरांवाले का जो हमारी एक्सप्रेस वे है उस पर भी कमर्शियल प्लान बन रहा है। उस पर तो ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज पे चला गया है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सही वक्त है तामीराती कामों का, क्योंकि स्मोक है और वेदर चेंज हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा इशू मटेरियल्स ट्रैकिंग है। देखिए, आप समझते हैं कि लाहौर जैसे बड़े शहर के अंदर जगह जगह तामीराती काम, उससे ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो रही है, दूसरा वेदर। उस पर मैं आपको बताऊं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की है। पिछले साल लाहौर इस टाइम पे नंबर 1 से नीचे नहीं आता था, और 600 पे चला जाता था, इतना इंडेक्स ऊपर उससे ज़्यादा। अल्लाह ताला का करम है कि कल भी हम चेक कर रहे थे तो 27वें नंबर पे थे। तो हम उसके अलावा इतनी एफर्ट कर रहे हैं, और आप यहाँ पे भी देखें, बाकायदा कमिश्नर लाहौर ने नोटिफिकेशन डाला हुआ है कि यहाँ अगर बारिश नहीं भी हो रही तो आप किसी वक्त आगे देखना, यहाँ पानी का स्प्रे हो रहा है, यहाँ पे भी और बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी। तो हम अगर अल्लाह ताला की मदद रही तो इंशाल्लाह ताला कोशिश ये है कि हम पिछले सालों की तरह नंबर 1 पे ना रहें। बाकी अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आ गई, अगर इंडिया से हवा भी चल गई और उन्होंने वो जलाया, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एफर्ट वाइज आपने वो गाड़ियाँ पता नहीं देखी हैं कि नहीं जो लाहौर में स्प्रे कर रही हैं। हमने अब तो हम फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी हेल्प ले रहे हैं, ताकि किसी तरीके से ये 15 नवंबर तक हमें ख़तरा है इसका स्मोक का, तो हम ये महीना पूरी एफर्ट करके कोशिश करेंगे कि इसको मिनिमम कर सकें। सर, डे बाय डे आप प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं, इसमें कुछ इनकम्प्लीट भी हैं और कुछ जो है कंप्लीट भी हो गए। आप समझते हैं कि नई गवर्नमेंट जो आएगी वो इन प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखेंगे, कोई ऐसा प्लान मतलब किया? क्योंकि जो भी नई गवर्नमेंट आती है ना, वो हमेशा वो यही समझती है कि इस काम को रोका जाए, क्योंकि जो पिछली हुकूमत है वो करके गई है, इसमें अखराजात और इसमें टाइम जा वेस्ट हुआ। आप क्या ऐसा कोई प्लान बनाया? ये उनका फैसला होगा, बट हमारी कोशिश होगी जो शुरू किए में वो ख़त्म करके चले जाएँ। ठीक है जी। चीफ मिनिस्टर साहब, एक छोटा सा ये भी बता दें कि ये जो रिंग रोड एक रिंग बन जाएगा, उस रिंग के बनने से लाहौर सिटी को और स्पेशली जो साउथर्न पंजाब से जो ट्रैफिक यहाँ पर आएगी। नाज़रीन, पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो आपने लाइव मुलाहिजा किया। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। और जो उसने प्रेशर डाला है वहाँ यूक्रेन के अंदर, वो कुछ डाइल्यूट हो जाए। तो ये तमाम रियलिस्ट पैराडाइम के अंदर ये तमाम चीज़ों को आप देखें, वो इसको ड्रैग कर रहा है, वो उसको बैरी बेड़ा आए हुए मेडिटेरेनियन सी के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें आप देखें तो रियलिस्ट पैराडाइम में इस वक्त फ़लस्तीनी बेचारे बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और नेतन्याहू जो हैं, अगर आप जैसे शायद सब कहते हैं कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ममालिक के जाएँ, वज़ीर ख़ारजा जाके बात करें या उनकी लीडरशिप जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसके पीछे भी प्लानिंग है। 23 सितंबर 2023 को जब नेतन्याहू साहब ने UNGA के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर न्यू मिडल ईस्ट का नक्शा दिखाया था, उसमें जो उन्होंने इसराइल का नक्शा दिखाया वो कंप्लीट वाइट था, जिसमें आपकी गजा की पट्टी और गोलान हाइट्स और आपकी
जो वेस्ट बैंक है ये था ही नहीं उसके अंदर, वो तो ऑलरेडी ये चाह रहा है। अभी भी क्या कह रहे हैं इसराइली कि आप गजा में से सारे निकल के नीचे साउथ में चले जाएं और रफा जहाँ पे उनका क्रॉसिंग बनती है इजिप्ट की, वहाँ से उनको परे धकेलें ताकि जो गजा की पट्टी है 25 बाय 6 किलोमीटर की, उसमें से आधा अभी ले लें और बाकी उसको तो कंप्लीटली चाहते हैं कि फ़लस्तीनी यहाँ से गायब कर दिए जाएं। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त दुनिया जो है सही माइट इज़ राइट के ऊपर चल रही है और ज्यूज़ जो हैं वो उस वक्त छाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे अरब ममालिक जो हैं ये शुक्र करें कि हमारे पास फ़ौज है, इतनी तगड़ी फ़ौज है और न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, नहीं तो आज हमारा हाल भी सीरिया और लेबनान या जॉर्डन की तरह का होता। लेकिन जॉर्डन ने फिर एक पोजीशन ली, एक समिट करने लगे थे जिसमें सीसी आ रहे थे इजिप्ट से, अब्बास साहब आ रहे थे फ़लस्तीन के और जो बाइडन आ रहे थे और इन्होंने मिलना था किंग जॉर्डन ने। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बाइडन निकले हैं ऑस्ट्रेलिया निकली तो उन्होंने समिट कैंसिल कर दिया। एटलीस्ट उन्होंने एक असूली पोजीशन ज़रूर ली है, लेकिन जिस तरह से एक आवाज़ में या उनकी सेब में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो फोर्सेस के ना होने से और अरब ममालिक का झुकाव वेस्ट की तरफ होने से अनफॉर्चुनेटली उस तरह की नहीं। जाहिद साहब, बीइंग एक इकोनॉमिस्ट, आप क्या समझते हैं कि दुनिया में इस वक्त जो इक्तिसादी बहरान चल रहा है, महंगाई चल रही है, फूड क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, इस तरह की जो जंग है या इस तरह की जो झड़प है, जैसे यूक्रेन हमने देखा था, यूक्रेन रूस में हुआ, अब इसराइल और गाज़ा में हो रहा है, ये क्या, इससे क्या नताइज निकलेंगे? खत्ते में इस्तेकाम तो आ ही नहीं सकता इस तरह। ज़ाहिर खत्ते में इस्तेकाम नहीं होगा और उससे इकॉनमी के ऊपर बुरे असरात पड़ेंगे, महंगाई और बढ़ेगी और शॉर्टेजेस होंगी। जैसे अब पेट्रोलियम की बात है तो पेट्रोलियम में ज़ाहिर है कि अगर अब उसके बाद ये लोग ओपेक कंट्रीज़ जो हैं वो उसमें मज़ीद उसमें कंडीशंस लगाएंगे तो ओवरऑल जो है ये पूरे यानी शेकअप की पोजीशन हो जाएगी हमारी इकॉनमी की और उसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी, आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, फूड क्राइसिस बढ़ेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब देखें ना, बात यह है कि गाज़ा में ये हमास ने ये जो कुछ भी किया, देखें इनिशिएटिव इन्होंने हमास ने लिया, क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि अगर हम ये काम जो करने जा रहे हैं, उन्होंने तो चंद फुलझड़ियाँ छोड़ दी और उसके नतीजे में अब देखिए कि उन्होंने कितना बड़ा अटैक कर दिया और कितने जानी नुकसान हुआ और कितना लॉस हो गया। तो बात यह है कि इसको कोई तो चेक होना चाहिए ना। ये तो ठीक है कि वो इंसानियत के ऊपर जुल्म कर रहा है इसराइल, वो सारी बातें ठीक वो गलत कर रहा है और नहीं होना चाहिए, लेकिन हमास ने ये ऐसा किया क्यों और उसको ये करने का मौका क्यों दिया? तो कुछ चीज़ों को हमें कंटेन करना चाहिए और चीज़ों को सोच समझ के चलना चाहिए। भी तो बर्बरियत गलत है और ये कि जुर्म ज़ईफ़ी, असल बात ये है कि हमारे 2 अरब मुसलमान हैं, मगर ये कि जो हमारे कंट्रीज़ जो हैं, अरब कंट्रीज़ जो हैं, उनमें है क्या, जुर्म ज़ईफ़ी वाली बात ही है ना। पैसे उनके पास हैं, मसल्स नहीं है, तो उसी की वजह से हम ये सारा प्रॉब्लम। ठीक है, आप दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिर अबू मरियम, सेक्रेटरी जनरल हैं पैलेस्टीन पाकिस्तान फाउंडेशन के। बहुत शुक्रिया साबिर साहब। साबिर साहब, इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर जो मज़ालिम है उसका सिलसिला थम नहीं सका और फ़लस्तीन की जो ज़मीन है, हमारी जो मुक़द्दस ज़मीन है, आज लहू लहू है और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं वो डिस्क्राइब करूँ जिस तरह बमबारी की गई है अस्पताल में और हमने जो बच्चों को देखा वहाँ पर। हैविंग सेट ऑल दिस सर, ये जंग बंदी इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त मासूम जानों का ज़िया हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि ये जो क़यामत के मनादिर है वो हम देख रहे हैं वहाँ पर, वो गजा की सरजमीन पर, कि जहाँ पर इस वक्त कोई 2000 से ज़्यादा मासूम बच्चे शहीद हो चुके हैं और इसी तरह 2000 से ऊपर ख़वातीन हैं और कई बुजुर्ग हैं, जवान हैं। ये क़यामत से कम मनादिर नहीं, आपने बिल्कुल सही इसकी तशरीह की है। जहाँ तक जंगबंदी का सवाल है, देखिए जंगबंदी तो उस सूरत में होनी है कि जब गासिब जो रियासत है इसराइल, वो वहाँ पर ये बमबारी को ख़त्म करे, वहाँ पर ये बमबारी को रोके और पीछे जाए। वो मुसलसल अगर समझता है कि अगर फ़दाई कार्रवाइयों के अंदर वो गजा के लोगों को निशाना बनाता रहेगा, तो ये तो 75 साल से मैं और आप बहुत अच्छी तरह से हम इस तारीख के ऊपर गवाह हैं कि पूरी एक तारीख है 75 साल की कि इससे बदतरीन मज़ालिम फ़लस्तीनियों के ऊपर ढाए जाते रहे हैं, हत्ता कि उनको उनकी ज़मीनों से निकाल दिया गया है। लेकिन क्या उनका सवाल ख़त्म हुआ है? क्या उनकी जुस्तजू अपने वतन के लिए ख़त्म हुई है? तो लिहाजा गजा का भी जो मामला है, यहाँ पर भी चाहे अमेरिका जितनी, अभी देखें कितनी उन्होंने एड दी है, उनको कितनी मिलिट्री एड दी है, नई गाड़ियाँ भेज दी है, नया असला दिया है, इस सब से गजा को ख़त्म नहीं किया जा सकता, गजा के लोगों को निकाला नहीं जा सकता। जो उनका प्लान है कि गजा को खाली कर दें, गजा खाली नहीं होगा। ये वो लोग हैं कि इन्होंने 2007 से लेकर अब तक कोई 8 मरतबा जंगें लड़ी हैं,
8 मरतबा इसराइल ने इनके ऊपर 2007 से अब तक इसी तरह की बर्बरियत की है और हम इसके विटनेस हैं। सर अब ये जरा बता दीजिए, ये पीछे नहीं हटे हैं। बिल्कुल, ये तो हम बात करते रहे कि फलस्तीनियों की जमीन उन्हीं पर तंग की जा रही है और इजराइल गाजिब है। सर इस वक्त ओआईसी का जो हम किरदार देख रहे हैं, एक सोया हुआ हाथी तो हमें हमेशा नजर आया है, लेकिन इस वक्त भी जो है वो कोई जैसे जद्दा में इजलास हुआ ओआईसी का, लेकिन कोई सख्त जो है वो हमें स्टेटमेंट नजर नहीं आई, कोई इकदामात हमें नजर नहीं आया, सिर्फ मुजम्मती बयानात नजर आ रहे हैं। क्यों इजराइल जो है वो बैनुल अक़वामी कवानीन को खातिर में नहीं लाता और जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है? देखिए, जो पहली बात है कि ओआईसी का इजलास है, ये अभी वक्त गुजर गया है। ये हम कहते हैं कि जो हमारी मुस्लिम दुनिया है इनको चाहिए मुजम्मती बयानों से आगे बढ़ जाएं। मसलन ये क्या कर सकते हैं, पहला काम ये कर सकते हैं कि इसराइल को जो ये तेल देते हैं, जो ये गैस फराहम करते हैं, जो भी अरब मुल्क हैं, उनको चाहिए कि उसको रोक दें, उसको रोकें, फलस्तीनियों की खातिर रोकें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अमेरिका है वो मुसलसल उन्होंने विजिट किए हैं, जो बाइडन भी वहां पर आए हैं, उनके सेक्रेटरी खारजा भी आए थे और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि हम इसराइल के लिए लड़ेंगे, इसराइल का दिफा कौन करेगा, तो अमेरिका करेगा। तो अब ये वाले जो बात है, ये दोनों बातें हैं। एक तरफ ये मुस्लिम बरादरी है, ये सिर्फ मुजम्मती बयानों से काम कर रही है, ये कहती है कि शायद मुजम्मत से काम होगा, तो मुजम्मत से नहीं होगा, बल्कि जो दुश्मन का रवैया है, जिस तरह से वो दुश्मन ये सारे काम अंजाम दे रहा है, तो उसको उसी स्ट्रेटेजी के साथ इनको आगे बढ़ना पड़ेगा और ये वक्त है मुस्लिम कि इन्हें यूनाइट होना पड़ेगा। जी, ये बिल्कुल बात आपने सही की कि यूनाइटेड होना होगा। तो क्या ओआईसी को आलमी अदालत इंसाफ में जाना चाहिए, इस वक्त मुकदमा दर्ज करना चाहिए इजराइल के खिलाफ? देखें, जो भी इकदाम इस वक्त गासिब सऊनी हुकूमत को आइसोलेट कर सकता है, उसको पीछे धकेल सकता है, वो काम करना चाहिए। लेकिन सवाल फिर यह है कि जो एक अमरीकी इजारादारी है, क्या आलमी अदालत इंसाफ इस अमरीकी इजारादारी से बाहर है? क्या आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल कि जहां पर आप देखिए कि जुल्म के ऊपर जुल्म है, कि एक तो फलस्तीनियों पर जुल्म है, उससे बड़ा जुल्म है कि जंग बंदी के लिए या वहां के लिए जो स्टॉप ओवर के लिए बात की गई कि गजा के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर इस चीज को रोका जाए, तो अमेरिका ने उसको वीटो किया। तो इसका मतलब है कि इस तरह के इकदाम मौसर नहीं हो सकते। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर इसको आइसोलेट करने के लिए जो काम किया जा सकता है वो किया जाए। ठीक है जी, हमें दुनिया का आलमी बरादरी का मुनाफकत और दौरा मेयार नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया साबिर साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़िन, जेनेवा कन्वेंशन मौजूद है, यूनाइटेड नेशन सलामती काउंसिल करारदाद मौजूद है। छोड़े कन्वेंशन को, उसूलों को छोड़ दें, कानून को छोड़ दें। मज़हब, कोई भी मज़हब जो है वो इजाज़त नहीं देता कि अस्पतालों में बमबारी की जाए जहाँ पर ज़ख्मियों का इलाज हो रहा है। खुदारा मुस्लिम जितने ममालिक हैं, ये जो 2 अरब मुसलमान हैं, ये जाग जाएँ और फ़लस्तीन के लिए और कश्मीरियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, अमली तौर पर इक़दाम करें। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।